नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर एक और बड़ा धमाका कर दिया है। इस बार गाज गिरने वाली है ऑटो कंपनियों पर। दुनिया भर में हड़कंप है। ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा, इसे आज डिस्कस करेंगे। आज बात होगी सरकार के एक बड़े प्लान की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है और बड़ा बयान दिया है। इससे देश में दो बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, इस पर चर्चा होगी। आज बात करेंगे इस बात पर कि देश के अमीर भारत छोड़कर विदेश में क्यों बसना चाहते हैं, और आखिर में बात करेंगे बढ़ती गर्मी के साथ एसी की डिमांड भी बढ़ रही है और बिजली की डिमांड। बढ़ती गर्मी से सरकार के माथे पर पसीना है और ऐसे में सरकार कुछ अलग सा प्लान बना रही है। क्या है ये प्लान और आपके लिए ये फायदा का सौदा होगा या नहीं, जानेंगे सब कुछ। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मोर्चे पर एक और बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने कह दिया कि वो सभी ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने वाले हैं। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया और भारत भी इस क्राइसिस की जद में आ गया। इस खबर का असर ऐसा हुआ कि गुरुवार को ज्यादातर लिस्टेड ऑटो कंपनियों के शेयरों में भयंकर बिकवाली देखने को मिला। सवाल मेरा आपसे है प्रवीण सर कि भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए ये कितनी बड़ी आफत है? देखिए, कल जब रात में इस बात का ऐलान हुआ कि जो ऑटो कंपनियां हैं उनका जो इंपोर्ट है अमेरिका में, उस पर 25% का टैरिफ अमेरिका लगाएगा, 2 अप्रैल से लगाने की बात आई जी। वो खबर आई तो आज सुबह ऑटो कंपनियों के, भारत में जो कंपनियां हैं ऑटो की हैं, उन सब में गिरावट नज़र आई जी। पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। शॉक वेव पूरी दुनिया में महसूस की गई। जापान ने कहा कि हम देखेंगे कि इसका हम किस तरह से उपाय निकाल सकते हैं और सारे ऑप्शंस हमारे सामने खुले हुए। जापान बड़ा देश है ऑटो के मामले में, कोरिया बड़ा देश है ऑटो एक्सपोर्ट के मामले में। ऑटो कंपनियां बड़ी मशहूर हैं कोरिया जापान की। भारत में भी टाटा मोटर्स है, आपकी हुंडई है, उसके अलावा ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं, सोना BLW है, आपका मदरसन है, इसके अलावा भारत फोर्ज है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका अमेरिका में एक्सपोजर है। इसमें आपका आयशर मोटर्स भी है जो बुलेट बनाती है। 2% से लेके 43% तक रेवेन्यू में एक्सपोजर इन कंपनियों का है जी। तो इस लिहाज से अब आप समझ लीजिए कि अगर 43%, किसी कंपनी का 26% है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है, भारत फोर्जिंग है, तो इन सब के अलग अलग लेवल के आपकी जो कमाई है वो अमेरिका से आती है। कुछ की डायरेक्ट आती है, जैसे सीधी सीधी गाड़ी आपकी अमेरिका गई और वहाँ बिक रही है। कुछ की दूसरे तरीके से आती है कि वो ऑटो कंपोनेंट कुछ कंपनियों को, कुछ देशों को भेजते हैं, उसके जरिए वहाँ अमेरिका पहुँचते हैं, या ऑटो कंपोनेंट डायरेक्ट अमेरिका को देते हैं। वहाँ की कंपनियाँ फोर्ड है या आप बात कर रहे हैं ऑटो एंसिलरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात बिल्कुल, कर रहे हैं। OEM जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे कि कुछ कंपनियां हैं जो आपका मैक्सिको या जर्मनी के जरिए कंपोनेंट भेजती हैं, वो फिर वहाँ से अमेरिका भेजे जाते हैं और गाड़ियों में लगते हैं। ऐसे सभी कंपोनेंट्स पर, सभी प्रोडक्ट्स पे अमेरिका 25% की लेवी लगाने की बात कर रहा है जी। अब उसमें एक खबर आई है, एक जो रिपोर्ट आई है, 2 एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इसमें आ गई हैं। एक मॉर्गन स्टैनली की बड़ी रिपोर्ट आई है। उन्होंने JLR को लेके एक बड़ी बात कही है और उसके जरिए टाटा मोटर्स पे असर करने। JLR टाटा मोटर्स के अधीन आती है, मतलब खरीद चुकी है टाटा मोटर्स उसको। उन्होंने कहा है कि जो उसका रेवेन्यू है JLR का, वो 23% जो है वो US से आता है। एक बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका से आती है। इसका असर सीधा पड़ेगा और टाटा मोटर्स में ये हिस्सेदारी बैठती है करीब 15%, यानी सीधे तौर पर टाटा मोटर्स भी उसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है। जब और दूसरी चीज़ एक और है, JLR का जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि उनका एक्सपोजर अमेरिका में बढ़ रहा है। Q3 थी जो मौजूदा फिस्कल की, उसमें उनकी सेल्स में 30% हिस्सेदारी US की है। जी।
तो ऐसे में एक बड़ा झटका टाटा मोटर्स को और JLR को अमेरिका के इस टैक्स लगाने का पड़ सकता है। और यही वजह रही कि आज इन सारी कंपनियों के, टाटा मोटर्स का 6-7% शेयर गिरा, सारी कंपनियों के शेयर गिरे। अब उसमें मॉर्गन स्टैनली ने एक बात कही कि अब आपके बचने के आपके पास क्या उपाय हैं जी। तो या तो आप दाम बढ़ाएं, कंपनियों का पास क्या ऑप्शन है जब टैक्स आपके ऊपर ज़्यादा लगेगा, या तो आप दाम बढ़ाएं या अपनी कॉस्ट कम करें, खर्च कम करें, और या फिर जो टैक्स लगा है उसका झटका सहें। तो ये 3 ऑप्शंस जो मॉर्गन स्टैनली ने हैं वो उन्होंने बताए हैं। इसी तरह से जो आपका गोल्डमैन सैक्स है, वो सॉरी CLSA की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी कहा है कि भारत पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि कंपनियों का एक्सपोजर अमेरिका में है। तो ये पूरा का पूरा मसला है और वो ऑटो कंपनियों के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए एक झटके की जैसा है। सर, आप बता रहे थे कि तमाम जो ऑटो के जो शेयर्स हैं उनमें आज गिरावट देखने को मिली। तो संवर्धन मदरसन, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, भारत फोर्ज, आयशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है सर, प्रवीण सर, वो 2% टूटा है। अब ट्रंप का क्या मकसद है? हालांकि उन्होंने कहा है कि हम उन देशों से टैरिफ वसूलेंगे जो हमारे देश में बिजनेस करते हैं, हमारी नौकरियां, हमारी संपत्ति और कई चीज़ों को जो इस्तेमाल है वो वर्षों से करते आ रहे हैं और हमारा जो हक है वो छीनते आ रहे हैं। इसके अलावा सर एक और प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि ट्रंप टैरिफ, ये हमेशा लगता है कि असमंजस बना रहता है। पहले भी हम लोगों ने देखा कि कनाडा, मेक्सिको को लेकर, चाइना को लेकर इन्होंने टैरिफ लगाया, फिर हटा लिया। क्या ये वाला जो ऐलान है इसको भी माना जाए क्या कि वापस ले सकते हैं? हालांकि इसमें मैं एक वैलिड पॉइंट जोड़ दूं सर कि ट्रंप ने इन टैरिफ को स्थायी बताया और कहा है कि वो अब किसी भी तरह की छूट को लेकर बातचीत करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। नहीं, ट्रंप का रुख देखिए सख्त है। 2 अप्रैल नज़दीक आ रही है। 2 अप्रैल से बहुत सारे जो टैरिफ हैं, बहुत सारे जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, वो सारी रजीम 2 अप्रैल से लागू करने की अमेरिका का एक प्लान है। ठीक है। 2 अप्रैल के बाद दुनिया बदल जाएगी अगर अमेरिका इन बिटवीन 2 अप्रैल तक कोई अपनी पॉलिसी में चेंज ना करे। अमेरिका को समझ में आए कि साहब ये नुकसानदायक प्रक्रिया है, इसका नुकसान अमेरिकन ट्रेड पे और पूरे के पूरे इकोनॉमी पे पड़ सकता है। अगर ये बात समझ में आती है 2 अप्रैल तक हो सकता है अमेरिका करे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता और पूरी दुनिया इस पूरे जो ट्रंप का टैरिफ रिजीम अब नया क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ खुद को रीअलाइन करने का, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। भारत का भी ऑटो सेक्टर जो है वो बड़ा ऑटो सेक्टर है। आप समझिए कि जैसे मैं जो अगर आंकड़े देख के बताऊं तो जो मदरसन है वो उसके मैक्सिको और जर्मनी में जो OEM प्लांट्स हैं उनके जरिए US को सप्लाई करता है कंपोनेंट। 6 से 7% का रेवेन्यू हिस्सेदारी यहाँ पे इसको आती है। आयशर मोटर्स की अगर हम देखें तो वो 2% की हिस्सेदारी है। मतलब आसान भाषा में कहें सर तो कि इतना पैसा ये लोग अमेरिका से कमाते हैं। बिल्कुल, जो टोटल मान लीजिए 100 रुपए कमा रहे हैं तो 2 रुपए की सेल्स आपको अमेरिका से आ रही है। भारत फोर्ज की 40% जो है रेवेन्यू वो अमेरिका से आता है। ओके। और इसमें बड़ा हिस्सा जो है वो मैक्सिको के जरिए, यानी आप मैक्सिको भेजते हैं प्रोडक्ट, अपना कंपोनेंट, सामान, इंजन, पार्ट्स, और वहाँ से अमेरिका जाते हैं। तो अगर आप इनडायरेक्ट भी भेज रहे हैं तब भी आप पर उसका बोझ पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए मैक्सिको के जरिए जो सामान अमेरिका पहुंच रहा है वहाँ 25% टैक्स लग रहा है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट आप पर लगना स्वाभाविक है जी। तो ये पूरी प्रक्रिया, जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का 17% रेवेन्यू आता है, सोना BLW का 43% अमेरिका से आता है। तो अमेरिका का अब जो आपने बात कही कि क्या ट्रंप इन फैसलों पर पुनर्विचार करेंगे, फिलहाल मुश्किल है, लेकिन वहाँ एक फैक्टर जरूर है, वो है अमेरिका का रिसेशन। अगर अमेरिका में रिसेशन का खतरा बढ़ता है, अगर अमेरिका में रिसेशन आने की चीज़ें आती हैं कि रिसेशन आ रहा है, और क्या ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि टैरिफ वॉर छेड़ दी है, तब हो सकता है अमेरिका को खुद को फिर थोड़े अपना बैकफुट पर आना पड़े। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें नहीं आती तो अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया में ट्रेड और कारोबार का निज़ाम बदलने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, फिर वो शायद कायम हो जाएगा और दुनिया बिल्कुल एक अलग तरीके से, फिर जैसे भारत भी बातचीत चल रही है, अमेरिका के जो USTR जो है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडिया हैं, यहाँ बात चली, 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं वो टीम पूरी, और उसमें किस तरह से भारत
किन किन प्रोडक्ट्स पे, किन किन सेक्टर्स में रियायत देने के लिए तैयार है, कितना टैरिफ अपने यहाँ कम करने को तैयार है, उस सब पर चर्चा हो सकती है। हो सकता है इंडिया की शायद सबसे पहले अमेरिका के साथ कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। ओके। ये बात सामने, जैसे कल भी एक रॉयटर्स की रिपोर्ट आई थी जिसकी हमने बात की थी, उसमें ये कहा गया है कि भारत जो है वो 23 अरब डॉलर के अमेरिकन प्रोडक्ट्स को रियायत दे सकता है, कम टैरिफ वाले डोमेन में डाल सकता है जहाँ पे कि इतना ट्रेड अमेरिका का भारत के साथ हो सके, और उसके बदले में लगभग 66 अरब डॉलर का जो फ़ायदा है वो ले सकता है। वो ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे अमेरिका फिर कम टैरिफ लेगा, और वहाँ पे उनके 66 अरब डॉलर का कारोबार सुरक्षित करने के लिए 23 अरब डॉलर की एक तरह से रियायत देने के लिए भारत तैयारी कर सकता है। चलिए सर, रियायत देगा या नहीं देगा उसके पहले एक दो आंकड़े और भी समझने की बहुत ज़रूरत है सर, कि देखिए अभी भारत से इंपोर्ट होने वाले जो ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर अमेरिका जो है मात्र 2.5% टैरिफ लगाता है सर, जबकि भारत पूरी तरह से बनी हुई जो कार है, फुली डेवलप्ड जो है, 110% टैरिफ लगाता है। उसमें भी सर इसका सेग्रीगेशन है, 70% जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी है और 40% सेस का जो चार्ज है वो वसूलता है, जबकि ऑटो पार्ट्स पर भारत जो है 15% का टैरिफ लगाता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका से जो दूत हैं जो आए हुए हैं यहाँ, रियायत देंगे या नहीं देंगे इस पर चर्चा हो रहा है, मंथन हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है सर जो इंडियन इंटरेस्ट पर भी है, उस पर भी हम आपसे रोशनी चाहेंगे आपसे, कि देखिए भारत की ऑटो कंपनियों का क्या होगा। जैसा कि आपने कुछ एक दो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की बात की कि या तो भैया आप दाम बढ़ाइए, या तो आप कॉस्ट कम करिए, या दूसरी बात आप कह रहे हैं कि उस चीज़ को झेल जाइए। अरे भाई, तो हमारे आपके लिए सबसे जो हमारे आपसे जुड़ा हुआ बात है, तो गाड़ियाँ महंगी हो जाएगी सर। नहीं, गाड़ियाँ इंडिया में महंगी नहीं होंगी। नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि दाम बढ़ जाएंगे तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? वो दाम तो बढ़ेंगे यूएस में जाके फिर। क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ानी पड़ेगी ना, जो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे, तो जो कीमतों में फ़र्क आएगा वो वहीं आएगा। आपका प्रोडक्ट, आपका कंपोनेंट एक जो 100 रुपये का बिक रहा है, अब आपको जब 25% का टैरिफ लग गया, तो आप उससे जिस तरह जीएसटी वसूला जाता है कि जीएसटी मान लीजिए 18% है, ठीक है। अब किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हो आप, तो जीएसटी जो लगता है वो कंपनी पे लगता है, लेकिन कंपनी आपसे वसूलती है जीएसटी, कि आपको वो जीएसटी अल्टीमेटली देना पड़ेगा, 18% जीएसटी वो आप पे करेंगे। लेकिन तो इस तरह से वहाँ गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, वहाँ गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। वो असर यहाँ भी पड़ेगा क्या? जैसे CLSA की रिपोर्ट आई है, उसमें ये कह रहे हैं कि हो सकता है डिमांड कम हो जाए अमेरिका में गाड़ियों की। दूसरी बात सर, एक और पेंच है, आप वहाँ गाड़ियाँ अगर महंगी जब बेचने लगिएगा तो वहाँ भी जो कंपटीशन होगा, जो मार्जिन्स होगा, वो भी तो आप देखिएगा भाई। वहाँ अगर 10-10 रुपए का सब कार अगर मान लीजिए मिल रहा है और आप बेचने लगिएगा 15 रुपए में, तो आपकी कार खरीदेगा कौन? तो यही तो देखिए, अमेरिका भी कंजम्पशन की क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसा चीन गुजर रहा है या भारत गुजर रहा है। ये समस्या अमेरिका के सामने भी है कि वहाँ भी रिसेशन के डर से लोगों ने खपत करना बंद कर दिया है। अब मेक इन अमेरिका या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या अमेरिका की, भले ही अमेरिका की बनी कार हो, लेकिन उसमें कंपोनेंट अगर दुनिया भर की कंपनियों के लगे होंगे और उन पर ऊंचा टैरिफ लगेगा, तो क्या वो पास ऑन नहीं होगा? क्या कंपनियां उसको सह पाएंगी, झेल पाएंगी? जैसा कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रही है कि या तो आप दाम बढ़ा दीजिए या फिर आप खुद उस झटके को सहिए, है ना। तो अब ऑप्शन तो सीमित ही है जी। तो अगर दाम बढ़ता है तो वो अमेरिकन कंज्यूमर्स पर भी भारी पड़ सकता है। फोर्ड हो या जनरल मोटर्स हो या दूसरी कंपनियां हैं, ऑटो कंपनियां, या जो पूरी की पूरी रेडीमेड गाड़ी, असेंबल्ड गाड़ी वो अमेरिका भेज रही कंपनी, चाहे चाइनीज हो चाहे दुनिया के दूसरे देशों की हो, जैसे JLR है, ब्रिटिश कंपनी है, वहाँ उसकी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं मान लीजिए अमेरिका, लैंड रोवर है या जगुआर है, इस तरह की, तो उन पर भी तो ड्यूटी 25% की एडिशनल हो गई, यानी कार की कॉस्ट बढ़ेगी जी। और कंपनी के तिमाही नतीजों में भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा सर। अब सप्लाई, अगर डिमांड कम होगी अमेरिका में मान लीजिए, और अमेरिका से 30% सेल्स निकल रही है आपकी, तो जाहिर तौर पर कि उसका असर दिखाई देगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सरकार के एक बड़े प्लान की। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्लान सहकारी तौर पर ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज शुरू करने का है। सरकार एक कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित नई टैक्सी सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस सरकारी कैब सेवा का उद्देश्य ड्राइवरों को अधिक लाभ देना और उपभोक्ताओं को सस्ती सेवाएं देना है।
अब मेरा आपसे सवाल है सर कि अब सरकार भी इस कारोबार में कूदने वाली है, इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले माननीय मंत्री साहब ने जो संसद के पटल से जो भाषण दिया है, कहा है, उसको हम आपसे साझा करना चाहेंगे। मोदी जी ने ये जो नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर, आने वाले दिनों के लिए कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करेगी। और मान्यवर, मैं विश्वास से बताता हूं, ये कंपनी बनने के बाद कुछ ही समय में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ये सरकार का, और जब इसको सुना मैंने भी, तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके कई फायदे होंगे। देखिए, 2 ऐलान हैं, दोनों ऐलान बड़े बदलाव करने वाले साबित होंगे। एक हो गया आपका जो सहकारी स्तर पर आप टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं, और दूसरा ऐलान हुआ जो इंश्योरेंस को लाने का है। पहले अगर हम टैक्सी वाला जो पूरा मामला है, उबर ओला जी, पहली चीज़ तो ये कि सीधी सीधी उबर ओला रैपिडो जैसी जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, कैब एग्रीगेटर्स हैं, बाइक एग्रीगेटर हैं, इनको सीधी सीधी चुनौती है। वहाँ पे जिस तरह के ड्राइवर्स के वर्किंग आवर्स को लेके, उनको जो जिस तरह के आपको सोशल सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, बाकी वर्किंग को लेके जो कंडीशंस हैं, उसको लेके जिस तरह के तनाव वाली और बाकी खबरें आती हैं, वहाँ उनको एक राहत मिल सकती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो बड़ा कमीशन, मोटा कमीशन ये कंपनियां ड्राइवरों से लेती हैं, उनके कैब चलाने के बदले मेहनत करता है कोई भी ड्राइवर, उसका जो कमाई है उसका एक हिस्सा ओला उबर या इस तरह की कंपनियों के खाते में चला जाता है। वो एक बड़ा बदलाव आएगा। सीधा पैसा ड्राइवरों के पास जाएगा, या जो भी जिस तरह से उसका मैनेजमेंट होगा, वहाँ पे एक जो कमाई है सीधे तौर पर, वो डायरेक्ट आपकी जो इनकम है उसको एक बढ़ावा देने वाला ये कदम साबित होगा। एक और इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बड़ी तादाद में लोग स्वरोजगार की तरफ आएंगे। उबर ओला से ही जुड़ने की ज़रूरत लोगों के पास नहीं रहेगी। आप सहकारी जो सहकार करके टैक्सी सर्विस लाने की बात है, चाहे उसमें आप बाइक टैक्सी चला लीजिए, चाहे 3 व्हीलर हो या आपका कैब हो, 4 व्हीलर हो, तो ये एक बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन का भी जरिया साबित हो सकता है। और अगर हम इसको और बारीकी से देखें, और अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो आप समझिए कि अमूल जो है देश की सबसे बड़ी जो दूध की कंपनी है और मिल्क प्रोडक्ट्स की कंपनी है, वो भी सहकारी स्तर पर स्थापित की गई थी कुरियन साहब के द्वारा, और आज वो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके जरिए देश भर के लाखों जो किसान हैं उनको फ़ायदा होता है सीधे तौर पर। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मिल्क रेवोल्यूशन के बाद अब टैक्सी रेवोल्यूशन होगा? मिल्क रेवोल्यूशन में जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हुआ, और वो एक सक्सेसफुल, देखो वो सहकारिता के आधार पर चलता हुआ वेंचर है, सहकारी कोऑपरेटिव फेडरेशन है जी। उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि सीधे तौर पर महिलाएं बड़े तौर पर उसमें शामिल हैं। दूध का उत्पादन, दूध का कलेक्शन, और फिर उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनके देश भर में अमूल का जिस तरह से एक पूरा ढांचा है, नेटवर्क है, प्रॉफिटेबल कंपनी है बड़े लेवल पर, क्या उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है टैक्सी सर्विसेज के मामले में? क्योंकि ये भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बड़े पैमाने पर आप समझिए कि रोजगार की, कारोबार की, कमाई की गुंजाइश
मौजूद है। इसका दूसरा आयाम ये भी है सर कि देखिए ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की बात जो है माननीय मंत्री गडकरी साहब करते रहते हैं, मेथनॉल की बात करते रहते हैं, हाइड्रोजन कार्स की बात करते रहते हैं, लोग अधिक से अधिक कार खरीद रहे हैं, उसको भी रोकने का भी तो ये पैमाना माना जा सकता है कि लोग भाई ज़्यादा गाड़ियां ना खरीदें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग इस तरह से स्ट्रीमलाइन कर दें, इतना बेहतर कर दें, उस एंगल से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल वो एंगल भी है और साथ ही साथ एक एंगल ये भी है कि जो अभी मौजूदा कंपनियां हैं, चाहे ओला हो, उबर हो या दूसरी हो, उनकी जो प्राइसिंग है अक्सर शिकायतें आती हैं कि बहुत थोड़ी डिस्टेंस सर की। आपने और प्राइसिंग की बात की ना, मैं आपको बता रहा हूँ हाल में एक बहुत ज़बरदस्त रार हुई थी। आदमी के पास 2 फ़ोन है, एक एंड्रॉयड का है, दूसरा एप्पल का है। एंड्रॉयड से आप बुक कीजिए सस्ता होगा, एप्पल से बुक कीजिए वो बहुत महंगा होगा। हाँ, तो इस तरह की संसद तक ये बात चली गई थी। इस तरह की जो प्राइसिंग है, डिफरेंशियल प्राइसिंग का मामला हो या इस तरह की एक तरह से मनमानी है, आप 9 बजे 10 बजे अगर आप करते हैं, कभी भी सर्ज प्राइसिंग का मामला आ जाता है कि सर्ज प्राइसिंग हो गई। आप लगातार अगर किसी एक रूट पे जा रही हैं तो 3-4 दिन के बाद आपको उसी रूट के रेट बढ़े हुए लगने लगेंगे। आप किसी वक्त जाइए, एक आपका पैटर्न फॉलो करके कंपनियां किस तरह से एआई या दूसरे मॉडल लगा के, तो वो सारी प्रैक्टिसेस जिस तरह की हैं, मजबूरी है बहुत सारे लोगों की, महिलाओं की और दूसरे लोगों की जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं, उनको जल्दी किसी को ऑफिस पहुंचना है या काम के लिए जाना है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए फिर समस्या हो जाती है कि आपको मजबूरी में वो टैक्सी सर्विस लेनी पड़ती है महंगे दाम के बावजूद। अगर इस तरह की सहकारी जो कोऑपरेटिव मेथड में अगर कोई सर्विस आती है तो जाहिर तौर पर उसकी कीमतों को भी कम किया जा सकता है, उसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर भी कम हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट लेकर नहीं जाना है किसी को। जैसा अमित शाह कह रहे थे कि किसी धन्ना सेठ के पास प्रॉफिट नहीं जाना है। कोई धन्ना सेठ का मतलब था कि ओला उबर के जो मालिक हैं बिल्कुल सीधे तौर पर मैनेजमेंट है, जो इस आड़ में नोट कमा रहे हैं कि भाई हमने आपको टेक्नोलॉजी दी। तो उनका पूरा बिजनेस जाहिर तौर पर प्रॉफिट के लिए है, दे आर फॉर प्रॉफिट उसमें है ना। और जितना निकल आए मार्जिन, कंपनियां तो इस तरह से काम करती हैं कि डिमांड बढ़ रही है तो जितना मार्जिन हम ले सकते हैं उतना मार्जिन लें, लेकिन क्या वो फ़ायदा ड्राइवरों को पहुंच रहा है? तो आप अक्सर ड्राइवरों से मिलेंगे तो वो उनकी स्थितियां अच्छी नहीं होती। कोई 12 घंटे, कोई 14 घंटे, कोई 16 घंटे से लगातार टैक्सी चलाता हुआ आपको दिल्ली एनसीआर में कम से कम मैंने ऐसे ड्राइवर देखे हैं जो बहुत मुश्किल से चला रहे होते हैं, वो लंबे लंबे वर्किंग आवर्स में काम करते हैं। तो वो परिस्थितियां भी ठीक हो सकती हैं उसमें इस जरिए। और दूसरा इंश्योरेंस का मामला भी इसी तर्ज पे देखा जा सकता है। अभी जैसा कि अमित शाह बता रहे थे, हालांकि इसकी डिटेल्स क्या होंगी, इंश्योरेंस जो कंपनी सहकारी मॉडल पर लाने की बात कर रहे हैं, कोई सहकारी इंश्योरेंस कंपनी, उसकी डिटेल्स क्या होंगी, उसके ब्यौरे क्या होंगे, वो देखने पड़ेंगे। क्या केवल जो सहकारी व्यवस्थाएं हैं, जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रिस्क मैनेजमेंट के लिए उनको कवर देने के लिए आएगी, या आम आदमियों के लिए भी, आम लोगों को भी जो सहकारी इंश्योरेंस कंपनी है वो देने की उसमें बात है? क्योंकि उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनेगी तो केवल और केवल सहकारी संस्थाओं को इंश्योरेंस कवर देकर तो कंपनी का देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनना मुश्किल है। तो क्या वो आम लोगों को उसमें फ़ायदा मिलने वाला है? क्या सस्ते इंश्योरेंस प्रोडक्ट आएंगे? ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो देखनी होंगी जब इसके ब्यौरे सामने आते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जो काफ़ी चौंकाने वाली। कोटक बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 5 में से 1 अमीर भारतीय या तो विदेश में बसने की प्रक्रिया में है या इसकी प्लानिंग कर रहा है। ये ऐसे अमीर हैं जिनकी एसेट्स 25 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है। सवाल मेरा ये है आपसे सर कि ये रिपोर्ट किस ओर इशारा करती है सर? देखिए, ये रिपोर्ट एक ऐसे पैटर्न और ऐसी एक स्थिति की तरफ इशारा करती है जिसको लेके कई बार जो विपक्ष है और बाकी एक तबका है बड़ा, वो इस बात की शिकायत करता है कि क्या देश में इस तरह की स्थितियां हैं जिसमें लोग, अब जो अमीर लोग हैं खास तौर पर, या जिनके पास संसाधन हैं, वो देश में रुकना नहीं चाहते क्या? इसके तार इलीगल माइग्रेशन से, चाहे यूएस है या दूसरे कंट्री, यूरोप है, बाकी देशों में जाने वाली जो पूरी की पूरी, जिसको लेके अभी हाल में बहुत हड़कंप मचा और इसीलिए डंकी रूट हो गया। इसीलिए हमने इस खबर को लिया भी आज। अमेरिका से बड़े पैमाने पर अभी जब 2-3 प्लेन्स के जरिए लोगों को, भारतीयों को जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उनको डिपोर्ट किया गया। वैसे में ये बात, ये इस तरह की रिपोर्ट आना कि हर 5 में से 1
शख्स भारत छोड़कर विदेश में बसना चाहता है या उसकी मंशा रखता है या वो उस प्रक्रिया में है। कोटक बैंक की ये रिपोर्ट आई है जी। टॉप ऑफ द पिरामिड इंडिया डिकोडिंग द अल्ट्रा HNI रिपोर्ट का शीर्षक है सर। और इसमें जो सबसे ज्यादा लोग ललायित हैं जाने के लिए, विशेष रूप से डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला आंकड़ा आ रहा है सर कि 65% जो आबादी है जो लेस देन 35 वर्ष की है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि 36 से 40 वर्ष के लोग और खासकर 61 वर्ष के अधिक आयु वाले जो लोग हैं वो अल्ट्रा HNI जो व्यक्ति हैं वो अब नहीं रहना चाहते भाई अपने देश में। और कारण बताया जा रहा है सर, बेहतर आप होगा बताइएगा क्या कारण बताया जा रहा है। कारण भी है और एक और बात कही गई है कि 2028 तक भारत में ऐसे जो अल्ट्रा HNI हैं या जिनकी वेल्थ जो है वो 25 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है, उनकी तादाद बढ़कर 4.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। एक बात है। दूसरी बात, इनकी जो टोटल जो नेटवर्थ है वो 360 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी जी। कारण क्या है? कारण है आपको बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड मिलना, बेहतर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलना और ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल तो मान लीजिए भारत में भी है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड का बेहतर होना और ज़्यादा टैक्स के मामले में एक सहूलियत मिलना, कम टैक्सेस का होना। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका जिक्र बार बार किया जाता है। एक और रिपोर्ट अभी हाल में ही आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में आपकी सैलरी 20 साल में करीब 2 गुना होती है जी। और अमेरिका किसी दूसरे देश में ये वक्त जो है बहुत कम है, जहां पर आपका पैसा, जहां पर आपकी इनकम डबल हो जाती है। तो लोग ज़्यादा अच्छी कमाई के चक्कर में, ज़्यादा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड का होना, देखिए शहरों की सफाई का अभियान चला, सरकार ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया और शहर और गांव कस्बे बहुत स्वच्छ हुए भी, पूरी तरह से ODF हुए। इसके बावजूद देश में अभी भी बड़े पैमाने पर सैनिटेशन हो गया, स्वच्छता हो गई, पॉल्यूशन हो गया, इस तरह की बहुत सारी मुश्किलें हैं। क्लटर्ड हो गया आपके शहरों का जो पूरी सड़कें हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए, वहाँ पे हालत ऐसी है, चरमराई हुई व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली NCR जैसे इलाकों में देख लीजिए। आप कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास भी अधिक पैसा हो जाता है वो सोचता है कि हम क्यों ही इन सब चीजों को झेलें। बहुत अगर हम बेबाक तरीके से इस बात को करूं तो जिसको पास भी संसाधन हैं सर, वो इस देश को छोड़कर निकलना चाहता है। उसको लगता है कि यहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, विदेशों में ज़्यादा उनको अवसर दिखाई देते हैं, ज़्यादा सही, आप चाहे पॉल्यूशन के लेवल पे देख लीजिए या बाकी चीज़ों को देख लीजिए। लोग इसी वजह से एक बड़े पैमाने पर 2021 में सरकार ने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया था कि हर साल 25 लाख लोग भारत से माइग्रेट कर रहे हैं। आप गुजरात देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, युवा जो है अभी जब कहानियां आई, कोई 65 लाख दे के, कोई 50 लाख रुपए दे के इलीगल रूट से, भूखे प्यासे डंकी रूट से, उनमें जो कंटेनर है, पीछे तो बड़ा कारण रोजगार भी तो है सर ना। रोजगार को अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है तो लोग वहां भी जो डंकी रूट से जो जा रहे हैं प्रवीण सर, वो कौन से काम के लिए जा रहे हैं? कौन सा बड़का वहां पे वो जाके आप IT फर्म को लीड करेंगे? नहीं, फिर भी वहाँ यहाँ से ज़्यादा सैलरीज हैं जी, यहाँ से ज़्यादा अच्छा सैनिटेशन और एनवायरनमेंट है, आपका पॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए अमेरिका ही जा रहे हैं वो, प्लस क्या है कि टैक्स का फ़ायदा है बहुत बड़ा, जो कई जो लोग और एक्सपर्ट कहते हैं कि टैक्स टेररिज्म, इंडिया में ऊंचे टैक्सेस का होना, वो जिनके पास भी संसाधन है, जिनके पास पैसा है, वो उन लोगों को प्रेरित करता है कि भारत से बाहर रहा जाए और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन एक और पेंच है सर कि विदेश जाते हैं तो बहुत फायदा भी मिलता है। कैसे? वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं माना जाता है कि एकदम जीरो है, सरकार आपकी देखभाल करती है। यहाँ तो भाई आप अस्पताल में भर्ती हो या आप, कई रिपोर्ट्स है सर। भारत का पूरा सिस्टम ओवर क्राउडेड है, शहर ओवर क्राउडेड हैं। आप सोचिए, आप किसी दफ्तर में काम कराने जा रहे हैं तो वो काम कराने में आपके लिए करप्शन, डीप रूटेड करप्शन है, वो उसका कोई सुधार नहीं है। आप कहीं चले जाइए, अक्रॉस द कंट्री चले जाइए, आप देख लीजिए व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। तो लोग उस तरह से या तो उम्मीद छोड़ रहे हैं। एक बात जो अल्ट्रा रिच लोगों के मामले में सामने आ रही है वो ये है कि वो लोग वहाँ पे एसेट्स खरीद रहे हैं, वहाँ पे पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल एसेट्स में, प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका तो कह ही रहा है कि हमारे पास आओ और इतने करोड़ रुपए दो, मुझे अमेरिका के ये ले लो, ग्रीन कार्ड ले लो।
तो वो तो सारे देशों, हर कंट्री का अलग अलग है कि आप एक सर्टेन अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ पे रेजिडेंशिप ले सकते हैं। चलिए, हालांकि एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट ये भी है कि सर कोटक प्राइवेट बैंक के अनुसार 2023 में भारत में अल्ट्रा एचएनआई की जो संख्या थी वो 2.8 लाख थी, और कहा जा रहा है कि अगले 3 साल में यानी 2028 तक की जो संख्या है वो बढ़कर 4.3 लाख तक पहुंच सकती है। अनुमानित संपत्ति वाला जो आंकड़ा था प्रवीण सर ने आपको समझा ही दिया, लेकिन इसका एक गुड पिक्चर ये भी है प्रवीण सर कि इतने लोग तो समृद्ध भी तो हो रहे हैं। समृद्धि में देखिए फिर वही बात आ जाती है कि वो 1% of the people is के holding. शेप रिकवरी है, के शेप ग्रोथ है, क्या जो लोग अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं, उनके अमीर होने की रफ्तार भी तेज है, और क्या जो लोग गरीब हैं, जो लोग पॉवर्टी के आसपास हैं या नीचे हैं, क्या उनको अभी भी बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। क्यों ऐसा है कि एक बड़े तबके को आज भी 5 किलो राशन सरकार को 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है। देखिए, और उसमें समस्या केवल इस सरकार की नहीं है, समस्या मतलब पिछले 2-3 टर्म की समस्या नहीं है, ये समस्या पिछले 70 साल की समस्या है। पिछले 70 सालों में इस देश में उस तरह से काम नहीं हुआ। मैं ये साफ तौर पे बार बार कहता हूँ, जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था। नहीं तो कोई ऐसा कारण नहीं था कि 70 के दशक में चीन ने शुरुआत की और आज वो जिस स्थिति में है, एक डेवलप्ड नेशन की तरफ खड़ा हुआ है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, मैसिव आपकी पर कैपिटा इनकम और बाकी चीज़ें हैं, एक नए चीन पूरा तैयार कर दिया है पिछले 30-40 सालों में। 70 साल से आज़ाद हुआ भारत भी है वहीं पर, लेकिन हमने उस स्केल पे उस तरह से विजन ना रखा, ना उस तरह से काम किया, और यही वजह है कि 80 करोड़ 70 करोड़ लोग आज भी पॉवर्टी के आसपास हैं, अनस्किल्ड हैं, बेरोजगार हैं, बड़ी तादाद में लोग आज भी बेरोजगार हैं। वजह यही है कि ना वोकेशनल ट्रेनिंग है, ना एजुकेशन का पैटर्न उस तरह से तय किया गया जिस तरह से तय किया जाना चाहिए था। चलिए सर, और आखिर में बात करेंगे आपकी जेब से जुड़ी एक खबर की। गर्मी शुरू होने से पहले अपने पुराने एयर कंडीशनर की सर्विस कराते वक्त अगर आपको लग रहा हो कि अब नया एसी लेने का समय आ गया है तो थोड़ा ठहर जाइएगा। असल में सरकार एक नई स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिसमें आपको नया एसी कुछ शर्तों के साथ सस्ते में मिल सकता है। सवाल प्रवीण सर आपसे है कि बड़ा हॉट टॉक हो गया सर कि ये दिक्कतें हैं, अब थोड़ा माइंड को कूल ऑफ कर दिया जाए। क्या है सर सरकार का ये प्लान, ये बताइए। तो सरकार, देखिए, सरकार अगर इस तरह का प्लान एक लेके आ रही है कि जहाँ पे आपको एसी की ही अगर हम बात करें वो सस्ता देने की प्लानिंग है, तो उसके पीछे सरकार का एक बड़ा प्लान, इसके पीछे मकसद एक दूसरा है। मकसद ये है कि देश में गर्मियों का सीज़न इस बार जो बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, जो एक अनुमान आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार हीट वेव्स के डेज जो हैं वो और ज़्यादा होंगे, पिछले साल से कहीं ज़्यादा होंगे। पिछले साल भी गर्मी बहुत तीव्र पड़ी थी, इस बार भी गर्मी के इससे ज़्यादा इंटेंस होने की संभावना है। उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि डिमांड बिजली की बहुत बढ़ेगी। पावर डिमांड अगर बढ़ेगी तो पूरा करना, सरकार के पास जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसके हिसाब से पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी सर, पावर डिमांड की आप बात कर रहे हैं तो मैं कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, तो वो अगर मैं आपको कहें तो मैं बता देता हूं। बिल्कुल सर, देश में एसी की जो मांग है 2021-22 में 84 लाख यूनिट से बढ़कर 2023-24 में ये 1 करोड़ हो गई है। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में 8% घरों में एसी थे, जो 27-28 तक कहा जा रहा है कि 21% हो जाएगा, और 37-38 तक तो कहा जा रहा है कि भैया देश में अगर 100 घर होंगे तो 40 घर में एसी हो जाएगा, यानी पंखा खत्म और एसी चालू। गर्मी इतनी पड़ रही है कि गांव देहात में जहां पहले कभी एसी क्या कूलर की जरूरत नहीं होती थी जी, अब किसी भी गांव देहात में आप चले जाइए, जिनके पास थोड़ा भी पैसा है उनके घरों में आपको एसी मिलेगा। नो कॉस्ट ईएमआई है सर, फटाफट ले रहे हैं। बिल्कुल, वजह वही है कि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है उसने पूरा का पूरा खेल खराब कर दिया है। एक क्लाइमेट चेंज का असर है कि हर साल गर्मी के बढ़ने का पैमाना बढ़ता जा रहा है जी। तो अब उसमें सरकार ने सोचा है कि आपको डिमांड अगर बिजली की कम करनी है तो कैसे कम होगी। सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग अगर हम घर के अप्लाइंसेस में देखेंगे तो वो एसी बैठता है। वहाँ सरकार चाहती है कि लोग जो पुरानी कम रेटिंग वाले एसीज़ हैं उनको हटाएं और उनकी जगह ज़्यादा रेटिंग वाले यानी 5 स्टार रेटिंग वाले एसी खरीदें। ऐसा आप पुराना जब एसी हटाकर और नया एसी खरीदेंगे तो सरकार उसमें आपको रियायत देने की बात कह रही है, ऐसा प्लान बना रही है। या आप रिसाइकिल कराते हैं
तो उसका एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं ठीक और है। सर्टिफिकेट लेके उसको ले जाकर आप अगर दुकानदार को देते हैं वहाँ से एसी सस्ता ले सकते हैं। या फिर सरकार जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रियायत इस तरह की मिल सकती है कि वो सस्ता एसी बेचने लगे। और तीसरा है सर कि बिजली बिल में रिबेट के रूप में भी इंसेंटिव दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर बिजली बिल के रिबेट का जो बताया जा रहा है उसमें अगर 5 स्टार का आप एसी लगाते हैं तो लगभग 6100-6200 रुपए के आसपास का आपको एक तरह से जो रिबेट है वो आ सकती है जी। तो प्लान अच्छा है। गर्मियों के हिसाब से अगर आपको ये देखना है कि 40% घरों में एसी होंगे, ये 37-38 ये 37-38 भी दूरी है, मुझे लगता है उसके पहले ही हो जाएगा, 28-30 तक ही कहो हो जाए, क्योंकि गर्मी का बढ़ना एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। और सरकारें देखिए पिछले कुछ वर्षों में ये भी एक ऐसा मोर्चा है जो एनवायरनमेंट है या जो क्लाइमेट चेंज है जिससे निपटने के उपाय नहीं किए गए। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है, चाहे आप शहरों में देख लीजिए चाहे आप गांव में देख लीजिए। दिल्ली जैसे शहर में जो चोक्ड पूरा का पूरा इलाका है, अर्बनाइजेशन है, लेकिन वो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन है, उसके साथ ग्रीन कवर को करने की कोशिश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है कि आप पेड़ कैसे काटते हैं, राजधानी में आप पेड़ कैसे काट सकते हैं। डीडीए जैसे संस्थान पेड़ काट देते हैं और उसमें फिर कोर्ट में जाती हैं चीज़ें। हम पूरी स्थितियों से यहाँ पे वाकिफ़ हैं। प्रवीण सर, एक दो सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक तो है कि जैसी गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं एक खबर आती है कि ब्लैकआउट होने वाला है, कोयले की संकट चरम पे पहुँचने वाली। कहा जाता है कि तमाम राज्य सरकारों में जो कोयले का जो सप्लाई है वो एकदम बाधित हो जाएगा। भाई बिजली बनाने में बड़ी दिक्कत आने लगती, एक ये भी संकट हो जाता है, उसको भी अगर आप जोड़ कर देखिएगा। बिल्कुल, ये तो समस्या है ही। देखिए कोल जो प्रोडक्शन है वो उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से देश में डिमांड है। प्लस क्या है कि जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनको धीरे धीरे फेज आउट करने की बात है, उसको ऑल्टरनेटिव जो मीडियम्स हैं उन पे लाने की बात है, चाहे उसमें न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे उसमें आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और दूसरी एनर्जी के तरीके हों। लेकिन अभी उस पर पूरी तरह से ट्रांजिशन हुआ नहीं है। इंडिया नेट जीरो की जो बात करता है कि एमिशन की, उसमें आपके थर्मल पावर प्लांट भी आ जाते हैं। किस तरह से उसको, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और उसमें पावर डिमांड बढ़ रही है, उसको मैनेज करना सर इस दिक्कत से भारत ही नहीं अछूता है। सीओपी भी देखिए ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जितनी होती रहती हैं, तमाम दुनिया भर के लोग परेशान रहते हैं। हमेशा वो कहते रहते हैं कि 1.5% जो है नॉर्मल जितना जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे अधिक हो चुका है, उसको भी काबू करने की ज़रूरत है। लेकिन एक अंतिम में एक और सवाल है सर मेरा आपसे। नहीं, लेकिन उसमें जितना आपका इधर का आप हिस्सा देख लीजिए ना, एशिया का, एशिया में समस्या ज़्यादा बड़ी है ना। हमारे यहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, चाहे आप मिडिल ईस्ट से लेकर और इधर तक आप चले आओ, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एक और जियोग्राफिकल इस तरफ से चले। बिल्कुल, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्जेक्टली। तो अब उधर तो ठंडे इलाके हैं ही, प्लस क्या है कि वहाँ उन्होंने अभी भी अपना ग्रीन जो लैंड है उसको पूरे को बरकरार रखा हुआ है, जंगलों को बनाए रखा हुआ है, आबादी कम है तो कटाव नहीं हुआ है पेड़ों का। हमारे यहाँ तो अंधाधुंध जिस तरह की पेड़ों की कटाई, मैं न सिर्फ प्लेन्स की बताऊं, मैं आपको पहाड़ों की बता रहा हूँ, जिस तरह की कटान पेड़ों का पहाड़ों पे है, वहाँ पे अब एसी की ज़रूरत होने लगी है जहाँ पे कभी पंखों की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनके हल भी रातों रात नहीं निकलेंगे, जिन पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अवेयरनेस के साथ चलना होगा। पहाड़ों पे जो पेड़ काटने वाले लोग हैं वो बाहर के नहीं हैं, वो खुद पहाड़ों के लोग हैं। जो गांव देहात के लोग हैं वही वो खुद ही उसका कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि नीचे क्या हालात है और ऊपर किस तरह के हालात हो जाने वाले हैं। चलिए सर, न्यूज़ रूम में हम लोग चर्चा आपसे करते रहते थे। आप एक बीच खबर आई थी कि एसी का जो टेम्परेचर है वो अभी 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सरकार 16 मिनिमम टेम्परेचर एसी का रहता है। हाँ, 16-18 के बीच 20 डिग्री करने वो की क्या बात मामला, है। वो भी जरा समझा वो भी इसी पूरा का पूरा जो डिमांड को कम करने की बात है कि जिसमें आप बिल्कुल लोएस्ट उस पर न चलाएं, जिसके लोड ज़्यादा पड़े और ज़्यादा आपका पावर कंजम्पशन हो। इसलिए उसको सरकार का प्लान ये है कि अब जो डिफ़ॉल्ट आपका एसी का टेम्परेचर आएगा मिनिमम, वो 20 आएगा। 20 के आप ऊपर चलाएंगे, 20 के नीचे आपका एसी नहीं चलेगा। तो ये भी एक सुधार है जो सरकार कर सकती है। चलिए,
तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, तमाम विषयों को विस्तार से आसान भाषा में समझाया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।